हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केल्विन्स लॉ क्या होता है। तो एक्चुअली सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो केल्विन्स लॉ होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल में है होता है। और ये एक हमारा केल्विन्स लॉ जो हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड देखते हैं वो फिजिक्स वगैरह में भी होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि ये हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि पावर सिस्टम का जो एक पार्ट होता है उसी पार्ट का ही रिलेटेड उसमें से जो हमारा जो ट्रांसमिशन यानी कि लाइन से जो रिलेटेड उसी से एक टॉपिक है यहाँ पर केल्विन्स लॉ। यानी कि जब हम कोई अपनी ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा कंडक्टर यानी कि जैसे ये होता है कि जो हमारी लाइन जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो क्या होता है यानी कि लाइन जब बनाई जाती है तो हम लोगों को ये भी देखना होता है कि कितनी कम से कम कॉस्ट लगे और वो ये डिपेंड करता है कि हमारा वोल्टेज कितना है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि एक लिमिटेशन भी होती है। ठीक है। जैसे हम लोग एल्यूमिनियम वायर की यूज करते हैं या फिर केबल कुछ भी कह दो केबल हो या वायर हो। ठीक है ना। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे ट्रांसमिशन वाला हो चाहे फीडर वाला हो कुछ भी हो तो एक लिमिटेशन होती है कि इतने केवी तक या इतने वोल्टेज तक ही आप इसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो उससे ज़्यादा होने में क्या हो जाता है कि उस पर लॉसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं या फिर उसकी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो दोस्तों बता दें आपको कि इस चैनल पे आपको पॉलीटेक्निक से सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर कि जो भी सब्जेक्ट हैं सबका आपका स्पेशली इलेक्टेड ब्रांच के लिए और भी ब्रांचों के लिए हम इसमें वीडियोज अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को से सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं केल्विन्स लॉ क्या होता है। यहाँ आपको एग्जाम पैटर्न के बेस से यानी कि आपको किस किस तरह से लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो उस तरीके का यहाँ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो सबसे बात करते हैं हम लोग केल्विन्स लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए ये आवश्यक होता है कि हमारा क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल हो यानी कि कम से कम पैसा लगे और संचरण लाइन में लाइन कंडक्टर विशेष महत्व रखते हैं। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का संचरण करते हैं अतः सिस्टम का इकोनॉमिक लाइन कंडक्टर कॉस्ट पर निर्भर करता है। ठीक है ना दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं वायर्स के थ्रू करते हैं। इस वजह से हम लोगों को उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग जो अगर हम लोग ट्रांसमिशन या फिर अपने ट्रांसमिशन के लिए देखें या फिर जो लाइंस का ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं वहाँ पर हमारी दो तरीके की कॉस्ट आती हैं। एक तो हमारी होती है कॉस्ट होती है यानी कॉस्ट दो प्रकार की एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है रनिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है यानी कि जो सपोर्ट है क्रॉस आर्म है इंसुलेटर ठीक है ना इन सब की जो कॉस्ट आती है वो सब हमारी किस में आती है फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। आपको सिंपल सा मतलब बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बार सपोर्ट लगा दिए या फिर क्रॉस आर्म लगा दी तो आपको बार बार तो चेंज करना नहीं होता है। ठीक है। एक बार जितना आपने पैसा लगाया वो लग गया ख़त्म काम। लेकिन रनिंग कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसका रजिस्टेंस के कारण होने वाली जो भी हमारी लॉसेज होती है वो हमारी वेरिएबल लॉसेज होती है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमारा वैसे हमारी हीटिंग कितने हीटिंग क्या होता है हीटिंग आई स्क्वायर आर लॉसेज जो ये लॉसेज होती है इसे हम लोग वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जैसे कि जिस तरह से हमारा करंट घटेगा बढ़ेगा तो उस प्रकार से हमारी लॉसेज भी घटेंगी बढ़ेंगी या फिर हमारा जिस तरीके से रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा उस तरीके से हमारा क्या होता है कि लॉसेज वो घट या बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ये इसकी जो कॉस्ट आती है उसे हम लोग बोलते हैं रनिंग कॉस्ट बोलते हैं। अतः यह हम अपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएं तो इससे कंडक्टर का वेट बढ़ेगा जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया का इंसुलेटर वगैरह कॉस्ट बढ़ेगी अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देखो ऐसा होता है कि अगर आप जैसे आर बराबर फार्मूला क्या होता है आर बराबर फार्मूला हमारा होता है मैं दोबारा से लिखता हूँ कि आर बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है आर बराबर रो होता है हमारा आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। आपने सोचा कि हमको इसको क्या करना है कम करना है तो हम क्या करते हैं इसको ए को बढ़ा दें। ठीक है ना। लेकिन जब ए को बढ़ा देंगे यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि मोटाई अब अगर आपने ज़्यादा मोटा तार कर दिया तो उससे क्या होता है कि क्योंकि हमारा जो टावर होता है कैसे बने होते हैं ऐसे बने होते हैं। ठीक है ना दोस्तों ऐसे और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं तार जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने ये जो आप तार जा रहे हैं हमारे अगर आपने इनको ज़्यादा भारी कर दिया या फिर इनका ज़्यादा वेट हो गया तो जो ये हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे टावर होते हैं या पोल्स होते हैं उनकी ये जो क्रॉस आर्म होती है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे अगर ये टावर है कि इसकी जो साइड वाले तो इन्हें हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा भारी हमारा कंडक्टर हो जाएगा तो हम लोगों को क्रॉस आर्म भी मजबूत लेनी पड़ेगी यानी कि ज़्यादा वेट की लेनी पड़ेंगी तो उससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हो जाएगी बढ़ोतरी आ जाएगी।
ठीक है ना दोस्तों। इस वजह से क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी आएगी। दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अतः डायमीटर यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो आर आई स्क्वायर और लॉसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा आर का मान क्या है, बढ़ रहा है, अर्थात इससे रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कंडक्टर का यानी कि जो हमारा यूज का है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं बढ़ा सकते। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक यानी कि जो केल्विन्स थे, यानी कि अब कैसे हम लोग कॉस्ट को कम करें या क्या ऐसा कम करें जिससे हमारी कॉस्ट वगैरह कम हो जाए। इस कमी को दूर करने के लिए केल्विन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे प्रॉपर कंडक्टर साइज सेलेक्ट करके हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने एक अपना लॉ दिया, उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कितना हमें कंडक्टर का साइज या फिर क्या हमें कम करना है, जिसे हमें इफेक्टिवली यानी कि कम से कम खर्चे में हमारा आराम से ट्रांसमिशन हो जाए। तो सबसे पहले इन्होंने जो 2 पॉइंट दिए वो होता है चालकों का जो भार होता है, वेट होता है, वो चालक के आयतन के समानुपाती होता है। किसके होता है, चालक के आयतन के समानुपाती होता है, तथा आयतन चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होता है। दोस्तों अभी इसका मतलब आगे आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझिए, वीडियो को पूरा देखिए बस आप। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, वार्षिक व्यय अगर हमने माना सी डैश है तो चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या होगी, ये समानुपाती है। तो हमने माना है क्या, सी डैश इज इक्वल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हमने सी डैश, अब हमने इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने सी टू क्या कर लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया, सी टू को एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि अब दूसरा उन्होंने क्या बताया कि चालक के प्रतिरोध के कारण जो हमारा वार्षिक ऊर्जा हानि होती है वो क्षति चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि सी डबल डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और जब हम इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तो हमने कांस्टेंट जोड़ दिया C3, यानी कि सी डबल डैश इज इक्वल टू C3 इंटू 1/A। अगर अब हम टोटल यहीं पर कॉस्ट की बात करें तो इस तरीके से हमारी टोटल यानी कि जो हमारी एक तो रनिंग कॉस्ट थी, तो एक देखो, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, सी डैश है, और रनिंग कॉस्ट क्या, सी डबल डैश है। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, यही तो आएगी ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। तो वही हमने लगाया, और C इज इक्वल टू C2A प्लस C3/A। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आ गई। वो जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है कि किसके, हमारे जैसे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारी रनिंग कॉस्ट होती है वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इस तरीके से हमारा फार्मूला आ जाता है जिसे हम लोग केल्विन्स का फार्मूला बोलते हैं। अब केल्विन का जो इकोनॉमिकल संबंधी नियम होता है वो क्या कहता है कि देखो, केल्विन के नियम, जो केल्विन के नियम के अनुसार हमारे ये निकल के आया ना, C इज इक्वल टू C2A प्लस C3/A, यानी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आई, इस तरीके से निकल के आई। अब एनुअल कॉस्ट को इकोनॉमिकल होने के लिए C का मान हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि हमारा इकोनॉमिक होने के लिए C का मान कितना, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अर्थात अब हम क्या करें, इसको एरिया के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें। ठीक है ना। तो जो हम लोग इसको क्या करते हैं, एरिया, अब C का मान यहाँ पर रखते हैं, तो C का मान कितना है, C2A प्लस C3/A। अब हम लोग A के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो देखो, यहाँ तो हमारा सिंपल सा कोई, यहाँ पर A का ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में, तो और उसको ऊपर जाएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से C2 माइनस C3/A²। दोस्तों आपने हाई स्कूल या इंटर में आपने ये डिफ्रेंसिएशन या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आराम से पढ़ा होगा। ये मुझे ज़्यादा बताने का कैसे नहीं समझता कि जैसे अपन d/dx होता है इंटू x होता है, तो इसका डिफरेंस कितना 1 होगा। अगर ये 1/में हो जाए, अगर ये 1/में है तो देखो एक, तो अब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। ठीक हो जाता है कि नहीं होता, यानी कि d/dx इंटू 1/x, जब इसका करोगे तो कितना -x² आ जाएगा, सॉरी -1/x² आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से C2 इज इक्वल टू C3/A², यानी कि इस तरीके से हमारा ये रिलेशन निकल के आए मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो C3 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि A के को इस तरफ कर देते हैं, यानी कि C2A, ये लिखा है आपका C2A इज इक्वल टू C3/A। अब यहाँ से आपने A इज इक्वल टू क्या निकाला, A इज इक्वल टू निकाला, यहाँ पर ये निकल के आया √C3/C2। तो इस तरीके से ये हमारा, देखिए इस तरीके से हमारा ये इफेक्टिवली क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि हमें कितना एरिया रखना है किसी भी कंडक्टर का, वो इतना रखना है √C3/C2। ठीक है दोस्तों। अब C3 और C2 क्या, ये हमारे कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बनता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ये किसके किस पे बनता है, तो हमने y एक्सिस पे किसको मान लिया, कॉस्ट को मान लिया,
और एक्स एक्सिस पे क्या मान लिया, यानी कि हमारा कंडक्टर का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो हमारी ये जो हमने बताया ना सी डैश इज इक्वल टू क्या है हमारा C/A, यानी कि ये हमारी क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि ये आपकी लीनियर जाएगी। लेकिन वहीं पर हमारी ये क्या है, ये C डबल डैश क्या थी, ये थी वेरिएबल लॉसेस। तो क्या है, जैसे जैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल लॉसेस क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो C डबल डैश इज इक्वल टू C3/A। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये इस तरीके का ये निकल के आता है आपका सिंपल सा, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि C डबल डैश प्लस C डैश, इस तरीके से ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। ये जो हमारी ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा टोटल कॉस्ट का है। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेट वाला है ये किसके लिए, फिक्स के लिए। ये जो हमारा इस तरीके से ये किसके लिए, ये हमारा है रनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये वाला जो है ये हमारा है टोटल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारे केल्विन्स लॉ का ग्राफ होता है। अब केल्विन्स के जो नियम की होती है डिपेंडेंसी, यानी कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो वही मैंने बताया। तो पहले तो एक हमारा होता है, इसको मैं दोबारा से आपको पढ़ता हूँ या फिर बताता हूँ। ये दोस्तों ये जो भी कुछ भी बताया जा रहा है आपके सेमेस्टर एग्जाम से एक एक पॉइंट रिलेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो केल्विन्स लॉ का नियम लाइनों के उपयोग पर निर्भर करता है, जैसे कि सप्लायर साइज, करंट, कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टर केल्विन्स लॉ की सबसे बड़ी निर्भरता होती है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बता दी, ये होता है सिंपल सा इज इक्वल टू डायरेक्टली सी, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और रनिंग कॉस्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CT इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक लॉसेज। और रनिंग लॉसेज को मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक लॉसेज या वेरिएबल लॉसेज भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और इसको I² R से भी रिलेट करते हैं। अब R का मान रो इंटू L/A, इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी डिपेंडेंसी होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट पर, एक रनिंग कॉस्ट पर। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें हमने देखा कि केल्विन्स लॉ जो होता है वो कैसे उसका डेरिवेशन होता है, कैसा ग्राफ बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी अपने शेयर करें। और प्लीज़ जो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लासेस दे सकें। थैंक यू दोस्तों।